हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास है जीएस की वो आपका हफ्ते में 3 दिन चलती है, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। ये आपके हर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, लिमिटेड रहेंगे क्वेश्चंस, लेकिन आपको जो फैक्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। आप नोट करते हुए चलिएगा और अगर आप सिर्फ देख भी रहे होंगे ना तब भी आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बीएन राव। बीएन राव क्या है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट। इसमें आप ये भी देख लीजिएगा, जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में दूसरी, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा। संविधान को देखिए जो स्वीकृति मिली थी ना, एक्सेप्ट किया गया था, वो कब किया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था एक्सेप्ट। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन आ जाता है। इसी में देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की भी बात होती है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था संविधान सभा में, है ना, की बैठक में। तो कौन लेके आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें देखिए संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है, बीएन राव। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए देखिए क्या है, ये जो संघीय संविधान की समिति बनी थी ना, संघीय संविधान की समिति, इसके ये अध्यक्ष थे। ठीक है, इनको मेनली जो अध्यक्ष बनाए गए थे। साथ में संघीय शक्ति के अध्यक्ष भी थे, संघीय शक्ति के भी क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक, और इसमें क्वेश्चन आता है प्रारूप समिति की कौन थे, प्रारूप समिति को रिप्रेजेंट किसने किया था, तो कौन आएगा। देखिए प्रारूप किसने किया था तैयार, तैयार की बात नहीं है ये, मतलब समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। बीएन राव के लिए ये बोला जाता है कि सबसे पहली बार जो फॉर्मेट है यानी प्रारूप है वो इन्होंने ही तैयार किया था। किसने किया था, बीएन राव जी ने। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ठीक है, देखिए ऑपरेशन पोलो होगा तो ऑपरेशन लिखा है तो कोई ना कोई पर्पस होगा। ठीक है, तो जब आजाद हुआ था इंडिया तो कई सारे देशी रियासत थी इंडिया में। ठीक है, जिसमें से कुछ लोग भारत में शामिल होना चाहते थे, कुछ लोग न्यूट्रल रहना चाहते थे, कुछ लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, तो इसके लिए अपॉइंट किया गया था पटेल जी को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ये अपॉइंट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि आप जो है एक रोल प्ले कीजिए इसके लिए, ताकि जो रियासत है वो भारत में ज्यादा से ज्यादा रियासत भारत में शामिल हो सके। इन रियासतों में देखिए जब बात करते हैं, मतलब हैदराबाद की बात करते हैं, भोपाल रियासत थी, है ना, जम्मू कश्मीर की थी, आप सभी को पता है। तो इसमें कई सारे क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो रही थी। ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था किसने, पटेल जी ने पेश किया था, मतलब रोल प्ले किया था। ऑपरेशन पोलो देखिए संबंधित है या जुड़ा हुआ है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। देखिए हुआ क्या था, हैदराबाद में क्या हुआ था, जो राजा थे वो मुस्लिम राजा थे। ठीक है, ये पाकिस्तान में जाना चाहते थे। ठीक, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग थे ना, लोकल जो जनसंख्या थी या लोकल जो लोग थे, ये भारत में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, भारत में शामिल होना चाहते थे, और कुछ लोग पाकिस्तान में भी जाना चाहते थे, लेकिन मेजोरिटी लोग भारत में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, तो इसके जो मुस्लिम शासक थे ना, इन्होंने कई सारे विद्रोह छोटे मोटे स्टार्ट हुए, और लोकल एरिया में भी कई सारे जो है ना राइट्स की सिचुएशन हुई, जिसमें दंगे स्टार्ट हो गए। इसी का फायदा उठाते हुए भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई कर ली। ठीक है, जिसके लिए जो स्टार्ट किया गया वो ऑपरेशन पोलो था। तो इसका हो जाएगा हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ठीक है, जूनागढ़ भी एक रियासत थी। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कमेंट सेक्शन में प्लीज किया करिएगा कि इससे जुड़ा नेता कौन था, ये किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन के
साथ स्टार्ट किया था, ये मैंने पढ़ा चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं इसको, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन के साथ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह विचार किया था कि भारत में, या किसका यह विचार था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ठीक है, यानी बड़ा निंदा किया गया था ब्रिटिशों का, किसने किया था? तिलक जी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ, ठीक। इन दोनों के बारे में मैंने आपको हाल ही में बहुत पढ़ाया हुआ है ना, बहुत बताया हुआ है, अभी भी आज भी रिवाइज करवा दूंगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ये बोला था, देखिए याद करने का मैं एक और बता दूंगा, देखिए उन्होंने क्या बोला था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या है, घिनौनी है। असल में ये पूरी तरीके से भारत की कमर तोड़ना चाहते थे, जितना पैसा हो सकता था उतना वापस अपने देश ले जाना चाहते थे, तो उसी के संबंध में उन्होंने ये बोला था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। और जिसमें क्या होता था कि भारत का विकास कुछ नहीं हो रहा था, भारत और नेगेटिविटी में ही जा रहा था, माइनस में ही जा रहा था, इकोनॉमी कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। इस वजह से उन्होंने ये बोला था आर्थिक नीति घिनौनी है, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की एक इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, अगर पता हो तो कमेंट करिएगा, दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल। कौन जुड़ा हुआ है दास कैपिटल से? कार्ल मार्क्स। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, ये एडम स्मिथ का हो जाएगा, ठीक। और एडम स्मिथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले श्रम विभाजन की बात जो किसने की थी ना, वो एडम स्मिथ ने की थी। श्रम विभाजन की बात सबसे पहले किसने की थी? एडम स्मिथ ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फैक्चुअल बेस है कि सर्वप्रथम किसने जो है श्रम विभाजन की बात की थी या पहल की थी, तो एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कुछ देखिए और भी फैक्ट नोट कर लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने आपको बताया था, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना उन्होंने की थी इनिबेशन के साथ, लेकिन सबसे पहले किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। टाइम पीरियड पूछा जाता है, टाइम पीरियड था ये अप्रैल 1916, 1916। क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक। पहली चीज, तिलक जी ने 2 महोत्सव भी बनाना स्टार्ट किया था, एक 1893 में था, एक 1895 में था। 93 में गणपति महोत्सव स्टार्ट किया था, ठीक है, देखिए यूनिटी के लिए बनाया गया था ताकि एकता रहे, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये आप अगर पता होगा तो कमेंट करते, देखिए शिवाजी महोत्सव, ठीक है, शिवाजी महोत्सव। देखिए जिसका भी आंसर आपको पता है आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसके बारे में ये हो गया। दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखिए जो आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन था ना, 22वां अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक। सिर्फ इसी वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन्होंने अध्यक्षता की थी, इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि इसमें सर्वप्रथम क्या, सबसे पहले क्या हुआ था? स्वराज शब्द का यूज किया गया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें सर्वप्रथम स्वराज शब्द यूज किया गया था या जिसका वर्णन हुआ था, तो ये था 22वां, ठीक है। और अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1906 यानी 1906 की बात है, 1906 में हुआ था 22वां अधिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन को या संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में या संसद के किसी भी सदन में? देखिए संशोधन है, इसमें देखिए क्या होता है कि पहले ये लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, दोनों में से किसी में भी जा सकता है, दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी जरूरी है इसमें, ठीक है। तो ये बोल दिया जाता है, पहले एक्ट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, फिर उसको अमेंडमेंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में पहल की जा सकती है, यानी जो एक्ट होगा ना संशोधन का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट होगा उसको किसी भी ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा की बात करें, इसको लोअर हाउस बोला जाता है या निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है या उच्च सदन बोला जाता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है, राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो संसद का वर्णन हुआ है 79 में, लोकसभा का हुआ है 81 में, 80 में हुआ है किसका वर्णन? अनुच्छेद में राज्यसभा का, ठीक है। संशोधन जो किया जाता है, ठीक है,
ये जो प्रेरित है या संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये साउथ अफ्रीका के देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संविधान में जो संशोधन का वर्णन है ये कौन से आर्टिकल में है? तो 368वें नंबर का जो आर्टिकल है उसमें, जिससे संबंधित जो भाग है वो 20वां है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कमेंट करके ये 20वां है या 22वां है? ठीक है, ये मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन में, और जिसका राइट आंसर होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा या मैसेज कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ठीक, अंबेडकर थे, महात्मा गांधी, जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू? देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक ही थे, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, यही थे। महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आ जाता है कि जो महात्मा गांधी थे ना, इन्होंने सेकंड नंबर का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लिया था। हुआ क्या था असल में? गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, डेट आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें यह भी एक समझौते में हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेंगे। वो बेसलेस था, कोई भी एडवांटेज नहीं हुआ इंडिया को, और एक हिसाब से देखा जाए तो टाइम वेस्टिंग ही था इंडिया के लिए। ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने बॉयकॉट कर दिया था थर्ड वाले को, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बॉयकॉट किया था, यानी मुस्लिम लीग ने भी बॉयकॉट किया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, वो क्या कहलाता है? अच्छा एक और चीज है, इससे पहले मैंने, हाँ इसी में बता देता हूँ, जो भीमराव अंबेडकर थे ना, इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बोला जाता है। मैंने बताया था उसमें ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, या ये रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रारूप समिति को। ठीक है, कौन? भीमराव अंबेडकर। तो यहां से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूछ रहा है, एक समझौता हुआ था, वर्ल्ड फेमस समझौता था, जो इंडिया में, देखिए असल में क्या था, अंग्रेजों का एक ही मोटिव था कि डिवाइड किया जाए, डिवाइड एंड रूल, है ना, डिवाइड एंड रूल का वो था कि भारत को तोड़ो और उन पर राज्य करो। ठीक है, ये एक था अंग्रेजों का, क्योंकि उनकी संख्या भी कम थी भारत के मुकाबले, और इसी के तहत उन्होंने काफी चीजें की जो, है ना, जो नेगेटिव इंपैक्ट डाला था इंडिया के ऊपर। देखिए ये जो समझौता था इसको हम लोग कहते हैं पूना समझौता, यानी पूना पैक्ट भी बोलते हैं, पूना पैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसके बीच हुआ था? ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। हुआ क्यों था? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट, तो इसका जो मेन रीजन था, देखिए एक टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिएगा, ये डेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन देखिए आपके इससे कवर होंगे। ठीक है, डेट देख लीजिए, 16 अगस्त 1932। इसमें हुआ था, जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने सांप्रदायिक निर्णय लिए, जिसको कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है। सांप्रदायिक इन्होंने निर्णय लेने की घोषणा कर दी। ठीक, इसमें क्या हुआ था स्पेशली? देखिए पहले क्या था, मुसलमान जो थे, जितने भी मुस्लिम्स थे, जितने भी यूरोपियंस थे, जितने भी सिख थे, मुस्लिम्स, यूरोपियन और सिख, इनके लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था, या पृथक निर्वाचन का इनका प्रावधान था। डिवाइड एंड रूल के तहत मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत क्या कर दिया गया कि जो शेड्यूल कास्ट के थे, यानी दलित थे जितने, उनके लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक जो चाल बोलते हैं वो चली थी। ठीक है, और इसके समर्थन में कौन थे? भीमराव अंबेडकर भी समर्थन में थे, क्योंकि उन्होंने पास्ट में काफी कुछ सहा भी था, इस वजह से उन्होंने दलितों के लिए स्पेशली क्या क्या था कि इसका समर्थन में भी थे। बट गांधी जी को ये पता था, उनको मालूम था कि जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाई गई थी इनके थ्रू, है ना, मुस्लिमों को हिंदू से दूर किया गया था, वैसे ये क्या है, जात के नाम पर भी ये डिवाइड एंड रूल लेके आएंगे, जिसमें हिंदुओं को आपसी में लड़ाया जाएगा। ठीक है, ये गांधी जी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। तो गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन में बैठ गए। इसकी भी डेट इंपॉर्टेंट है, ये कब बैठे थे? तो ये 20 सितंबर 1932 को ये आमरण अनशन में बैठ गए थे। कौन बैठ गए थे? गांधी जी। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके 4 दिन बाद 24 सितंबर को यरवदा नदी, सॉरी जो जेल थी, इसमें कौन गया था? भीमराव अंबेडकर जी गए। ठीक है, किनसे मिलने गए? गांधी जी से मिलने गए। उसी में
इनके बीच एक समझौता हुआ जो पूना पैक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पूना पैक्ट, जो इसका राइट आंसर भी है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि देखिए पृथक निर्वाचक मंडल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दलितों के लिए क्या हुआ था, 148 सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिजर्वेशन है वो यहीं से ही आया था, पूना पैक्ट से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? ठीक है, तो जब अध्यक्ष की हम लोग बात करते हैं तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष। ठीक है, और ये पेशे से एडवोकेट थे। ठीक है, चलिए, ये स्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन सर्वप्रथम जो पहली मीटिंग हुई थी, मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे, वो थे एसएन सिन्हा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसएन सिन्हा कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव थर्ड में लाया गया था, मैंने आपको बता ही दिया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, देखिए जितने बार भी क्वेश्चन आप पढ़ो ना, उतने बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिवाइज करते चलिए, बहुत सही हो जाएगा। जैसे सरदार पटेल के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया है ना, देशी रियासतों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे आपको आ जाएगा। भीमराव अंबेडकर अभी कम्युनल अवार्ड से कैसे जुड़े थे, ये देख लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन सी 3 समितियां थी मैंने आपको बताई थी जो इनसे जुड़ी हुई थी, ऐसा देख लीजिए। जिसमें भी संघीय जुड़ा हुआ है ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है ना। संघीय शक्ति आ जाएगा, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो ऐसे करके याद करिए। तो जो आपको एक टेंशन होती है ना एग्जाम के पहले कि यार 10 दिन हमें बचे हैं, कैसे रिवाइज करें, तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जिस रिवीजन में आपको 2 दिन जा रहे थे, वो आपको कुछ ही घंटे में रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? मृदा मतलब मिट्टी, सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी के बहाव के साथ आती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, एक याद कर लीजिए। जलोढ़ मिट्टी का नाम भी पूछता है, तो इसको दोमट मिट्टी बोलते हैं, इसको कच्छारी मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि छन की आती है ना, कच्छारी मिट्टी बोलते हैं। इसमें रेत वगैरह नहीं होती, इस वजह से ये बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है इंडिया की। ठीक है, वो कौन है? जलोढ़ मिट्टी। ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी खेती होती है? देखिए, उपजाऊ है तो धान की जो खेती होती है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और धान की खेती से कौन सी गैस निकलती है? जो हरित गैस कहलाती है ना। तो मीथेन एक है, CH4। ठीक, चलिए, यहाँ पे काली मिट्टी दी हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी को हम लोग कपास मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, कपास मिट्टी इस वजह से बोलते हैं क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही ज्यादा होती है, या होती है मेनली। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी बोलते हैं, इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं काली मिट्टी को। ठीक है, या कपास मिट्टी तो बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कलर ही काला इसका होता है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी, जिसमें धान की खेती के लिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र पांडुरंग, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फैक्ट के ऊपर। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो ये था तात्या टोपे का। ठीक, तात्या टोपे का। आपको मालूम है सबसे पहला जो यूनिटी के साथ लड़ा गया था, सबसे भीषण बोले या सबसे क्रांतिकारी आंदोलन बोले, या 1857 ही का था। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। देखिए, कई कारण थे, है ना। कारतूस का यूज करना, जो मैंने आपको बताया था, है ना, गाय वाला, बीफ से रिलेटेड वाला, वो एक इंपॉर्टेंट था। कई सारे थे, जिसमें भारतीयों को यह भी बोला गया था कि जो वेल कैपेबल भारतीय थे ना, उनको सैनिक बना के रखा गया था, है ना, एकदम नीचे, एकदम लोअर ग्रेड पर रखा गया था। और जो उनसे ऊपर थे, जो अंग्रेज थे, उनको उनके ऊपर रखा गया था। ये भी था, असंतोष का कारण बन गया था सैनिकों में, है ना। धार्मिक आलोचनाएं काफी होती थी, तिरस्कार काफी होता, तो ये भी रीजन था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, धीरे धीरे जैसे बोलते ना कि धीरे छोटा सा दाना था, फिर पक गया, फिर ऐसा ही फोड़ा निकल आया, वैसा ही चीज था। क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जनमानस के लिए बोला जाए, पूरे इंडिया में हुआ था, पूरे इंडिया में आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे इनका वास्तविक नाम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये प्रमुख नेता थे और ये कानपुर से सॉरी, ये कानपुर से क्रांति के जनक थे। ठीक है,
या प्रमुख थे, तात्या टोपे और नाना साहब, ठीक है, कानपुर से। ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुंवर सिंह का नाम है। कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था जगदीशपुर से, ठीक, जगदीशपुर से किया था। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, हजरत महल ने किया था। झांसी से किसने किया था? तो पता है आपको, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है। मंगल पांडे मेन नायक बोल सकते हैं 1857 का, जिन्होंने मारी थी, हत्या की थी, गोली मारी थी, है ना, पहली गोली चलाई थी। चलिए नेक्स्ट है ये आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कूका आंदोलन की नींव पड़ी। देखिए कूका आंदोलन याद करना है आपको। पहले बात तो 2-3 चीजें, आंदोलन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये 1840 से स्टार्ट हुआ था और 1872 के आसपास तक ये बीच में चला था, इसी के मिड में चला था। पहली बात आंदोलन का आप ये याद कर लीजिए, 1840 से 1872। स्टार्टिंग ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, यही कभी कभी आ जाता है, कभी कभी क्या होता है कि एक रेंज पूछ लेता है कि यहां से यहां तक हुआ था, ठीक, पहली चीज। अच्छा याद कैसे करेंगे? कूका को काका से देख लीजिए, काका 40 साल की उम्र, है ना, और दूसरा 72 साल की उम्र। 2 काका हैं घर में, एक 40 साल के, एक 72 साल के, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक। इसका क्षेत्र बोला है कि कहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये पंजाब से स्टार्ट हुआ था, पहली चीज। देखिए स्टार्टिंग में जो कूका आंदोलन था ये धार्मिक आंदोलन था, जिसने बाद में राजनीतिक या राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया था, राजनीतिक आंदोलन या विद्रोह का एक रूप ले लिया था, ठीक। ये हो जाएगा। इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है, एक मिनट, कि प्रमुख नेता कौन था, ये भी आता है इससे क्वेश्चन। तो इससे हो जाएगा भगत जवाहर मल, ठीक है, भगत जवाहर मल इससे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और आप बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है जीएस की, और जो इम्पोर्टेंट आपको चाहिए हो ना, वो जो टॉपिक हो इम्पोर्टेंट, आप जो है प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। या आप जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा उस पे भी, आप मैथ बोल सकते हो, आप रीजनिंग बोल सकते हो, किसी पे भी चीज में आप जीएस बोल सकते हो। जीएस मतलब जनरल स्टडीज नहीं, जनरल साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, किसी पर भी, कंप्यूटर हिस्ट्री कुछ भी, ठीक है। तो होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको शायद थोड़े से अच्छे लगे हों, तो प्लीज कमेंट करिएगा, और आपका कमेंट बहुत ही वैल्यू करता है मेरे लिए, मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और शेयर कीजिएगा इस चैनल में जितने सदस्य जुड़े हैं उनसे भी, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।